जी जी, बिल्कुल। मतलब प्रशांत किशोर पर अगर लाठीचार्ज होता है तो सारा दोष नीतीश कुमार की सरकार पर जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है वो नीतीश सरकार के नियंत्रण में है। तो इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम किया जाएगा। लेकिन अभी जी हमने एक स्टोरी भी की थी हमारे चैनल पर कि नीतीश कुमार जब जब शांत रहते हैं तब तब कोई नया भूचाल आता है या कोई नए निर्णय लेते हैं वो, जैसे एनडीए छोड़कर वो इंडिया गठबंधन में आए तब वो शांत थे। जब इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया उन्होंने और वापस वो एनडीए में चले गए तब भी वो शांत थे। और अभी भी फिलहाल कुछ दिनों से नीतीश कुमार शांत दिख रहे हैं। मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है नीतीश जी के दिमाग में या मन में कि वो वापस एनडीए को छोड़ सकते हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा फिर एक बार बन सकते हैं? देखिए संकेत जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब जब नीतीश कुमार खामोश हो जाते हैं या बोलना बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कुछ लोगों की एंट्री बंद कर देते हैं अपने यहाँ। मैं हाँ। आप में ऐड ऑन कर रहा हूँ। जी। न सिर्फ वो चुप हो जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों की एंट्री अपने घर पे वो बंद कर देते हैं। जी। तब भूचाल आता है, ये स्वाभाविक तौर पे भूचाल आता है। और ऐसा और ऐसा दो बार पैटर्न नहीं। देखा भी है बिहार ने। जी, तो ये पैटर्न है इनका। और इसीलिए लगातार ये जो स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ सकते हैं। अब इस स्पेकुलेशन को जो बल मिल रहा है, वो बल मिल रहा है, उसके कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं। उन जी। तथ्यों को देखेंगे आप तो आप जी। महसूस कर रहे हैं कि ये स्पेकुलेशन कोई हवा में नहीं किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अमित शाह का वो बयान देना, जी। उसके बाद बिहार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम्म। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इस बात का फैसला अगली बार के लिए हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग छोटे आदमी हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारा आला कमान करेगा। तो जो ये रिपीटेडली जो बात अमित शाह ने कही थी वही बात यहां हुई। तो ये जी। फैक्ट दिख रहा है, शब्दों का फैक्ट दिख रहा है। जी। तब अमित शाह ने जब खामोशी, इसका रिएक्शन दिखा, रिएक्शन ये दिखा कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल समिट हो रही थी, जिसपे स्पेशली नीतीश कुमार को भाषण देना था। नीतीश कुमार उस बिजनेस समिट में नहीं गए, जबकि बिहार के इतिहास में 1,80,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट की डील साइन होनी थी उसमें, तो ये लगा कि भाई जो बिहार चला रहा है वही बिहार समिट में नहीं जा रहा है। तो हम्म। इससे ये दूसरा तथ्य आपको दिख गया। जी। जब इससे नाराजगी बढ़ी तो शाम होते होते एनडीए के प्रदेश दलों की बैठक होती है। उस जी। बैठक में ये ऐलान किया जाता है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। और जब बैठक के दूसरे दिन बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो अ, वो ये ऐलान करते हैं कि भाई ये केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनडीए की बैठक में आप ये कह रहे हैं कि नीतीश हमारे चेहरा होंगे, और रात को जब अमित शाह का फोन आता है कि तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा मत बोलो, तो जी। दूसरे दिन आप अपनी ही बात को, अपनी ही नहीं, भाषा चेहरा को बदल देते हैं। चेहरा जो है या नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो मामला है वो महाराष्ट्र में भी किया है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही हाँ। महायुति हो या बीजेपी जो है, उन्होंने महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा, जीता। और जीतने के हम्म। बाद एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। नहीं देवेंद्र बनाया। फडणवीस बीजेपी के जो नेता है उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या इस बार भी हम्म। ऐसा देखा जा सकता है? और दूसरा मेरा देखिए। सवाल है ये है कि आप एक मतलब ये स्पेकुलेशंस है, तरह तरह की बातें हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जैसे अगर नीतीश बाबू एनडीए से अलग होते हैं तो केंद्र सरकार गिरने का खतरा है। तो क्या देखिए। केंद्र के हाँ। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है, अमित शाह को यह समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश को अगर हम साथ में नहीं लेते हैं बिहार के चुनाव में या राज्य में, तब वो केंद्र की सरकार भी गिरा सकते हैं? तो वो ऐसा क्यों देखिए। करेंगे? हाँ हाँ, ये बहुत ही बढ़िया और तर्कपूर्ण सवाल है। इसके गणित को भी समझने की जरूरत है। जी। केंद्र में 12 जो सांसदों का सहयोग नीतीश कुमार से है, और 16 सहयोगियों का जो ये है वो चंद्रबाबू नायडू से चंद्रबाबू है। नायडू और से। जी। जी, तो और दो इनके साथ पवन कल्याण है, तो ये दो जी। मिलाकर के 18 और 12 30 हो जाते हैं। 20 हो जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी को 240 सदस्य हैं उसके, तो जी। इसके 32 लोग घट रहे हैं। हम्म। और जो छोटे छोटे दल हैं वो अगर सपोर्ट करे या ना करे, ना ये करे। दो हट जाएंगे तो हम्म। सरकार गिर जाएगी, हम्म। एकदम गिर जाएगी। जी। इसमें यही चीज, यही मुद्दा है। और यही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि बिहार में उसके 76 विधायक हैं और जी। नीतीश कुमार के 45 विधायक हैं। तो हम्म। 2025 का जो चुनाव हो तो इस रेशियो में सीटों का बंटवारा हो। जी। और इसीलिए नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है कि अगर तुमने हमें इक्वल सीट शेयर नहीं किया तो हम हम्म। उधर चले जाएंगे। तो हम्म। ये एक बड़ा बार्गेनिंग चल रहा है। जी। और इसी बार्गेनिंग में चूंकि जिस आपके जो महाराष्ट्र की जो घटना का जिक्र कर रहे हैं, जी। वो घटना यहां दोहराया जाए, उसके ये इससे आत्मविश्वास से भरे थे अमित शाह। और जी। इसी आत्मविश्वास में अमित शाह की जुबान से ये बात निकल गई, और हम्म। निकल गई तो फिर वो बुरी तरह से फंस गए हैं और उसी का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। तो ऐसी सूरत में या तो बिहार में जो चर्चा चल रही है कि जब सरकार गिरे तो दोनों सरकार गिरे, केंद्र की भी गिरे और यहां की भी गिरे, राज्य की वगैरह। राज्य की भी गिरे। तो अब देखिए चीजें किस तरफ जाती हैं। जी। बिहार का ऊंट किस तरफ बैठेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी 4-6 महीने का ही समय बचा है। अगस्त सितंबर तक विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे वहां पर। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, तो क्या नीतीश कुमार को अलग करके प्रशांत किशोर को साथ में लेने का प्रयास बीजेपी कर रही है? जो नुकसान नीतीश कुमार के द्वारा हो सकता है उन्हें बिहार में, वो नुकसान, उस नुकसान की भरपाई प्रशांत किशोर के द्वारा भरने की प्रक्रिया चल रही है, बीजेपी ऐसा सोच रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जी। एक, अव्वल तो प्रशांत किशोर की इतनी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है बिहार में, जी। पहला। जी। दूसरा क्या है कि अगर आपको बिहार की सियासत पे आपने नजर डाली होगी तो 2020 में एक बड़ा खेल किया था अमित शाह ने। जी। 2020 में किया यह था कि चिराग पासवान की पार्टी और उसको जनता तोड़ दल, दिया था। हाँ, उनको तोड़ दिया था। और चिराग पासवान को एनडीए में रखते हुए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने गिन गिन करके अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। जी बिल्कुल। नतीजा हुआ कि जो दलितों का है वोट वो कट गया और नीतीश कुमार की पार्टी जो 74 सीट पे थी वो हम्म। गिर करके 43 पे आ गई। जी। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से छोटी बहन की हैसियत से काम कर रही थी, वो वो जदयू से बड़ी हो गई। जी। तो बीजेपी ये चाहती है कि या हम बिहार में तब सत्ता में आएंगे या तो लालू की पार्टी मिटेगी या फिर जदयू मिटेगा, नीतीश की दोनों में पार्टी। से कोई एक मिटेगा तभी हम सत्ता में आएंगे। चूंकि लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो इतना स्ट्रांग और इतना स्टेबल है कि उनको मिटाना आसान नहीं है। लिहाजा क्यों नहीं जनता दल यूनाइटेड को मिटाया जाए। और जनता दल यूनाइटेड को मिटाने का जो पहला प्रयोग सफल हुआ था 2020 में, जी। कि नीतीश की पार्टी काफी बुरी तरह से हार गई थी और उसका लाभ बीजेपी को मिला था। मिला था। वो प्रयोग किया जा सकता है प्रशांत किशोर की तरफ से, क्योंकि प्रशांत किशोर जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो ये है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी कम्युनिटी है हम्म। उनके वोटों को काटो और कुछ मुसलमानों के वोट को काटो। तो ये जो वोट है, ये जो वोट बैंक है ईबीसी का, हम्म। जो बिहार में इसकी आबादी 36% है, और इस ईबीसी बैंक को अगर दरका दिया जाए तो इसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा और नीतीश कुमार इस साजिश को बखूबी समझ रहे हैं। समझ रहे हैं, नीतीश कुमार समझ रहे हैं बीजेपी क्या साजिश कर रही है उनके खिलाफ। 2020 के चुनाव के समय में भी मैं वहां पर था, जुलाई अगस्त में। तो मैंने देखा है वहां किस प्रकार से नीतीश कुमार जो है राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ। आपने आरजेडी का और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जिक्र किया, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2020 के चुनाव में महागठबंधन नहीं बन पाया, जो आरजेडी है उनकी तरफ से मुकेश साहनी को उन्होंने साथ में नहीं लिया, पप्पू यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको उन्होंने साथ में नहीं लिया, और फिर उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा था उस चुनाव में। तो क्या
इस चुनाव में, और वे लोग जैसे जितिन राम मांझी है, हम उनकी पार्टी है, तो वो बीजेपी के साथ में चले गए थे। तो क्या इस साल के चुनाव में ऐसी बातें हैं या ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है बनते हुए कि महागठबंधन जो है वो आरजेडी की तरफ से बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, ऑलरेडी महागठबंधन में तीन चार छह पांच छह पार्टियां हैं। कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआई एमएल है, सीपीआई सीपीआई एमएल है, है। सीपीआईएम है। जी। ये ऑलरेडी है। जी। और इन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। 6 7 8 सीटों से ही ये सत्ता से दूर रहे थे। हम्म। इस बार इनकी कोशिश है कि कुछ और लोगों को जोड़ा जाए। दूसरा कोई है भी नहीं। हम्म। प्रशांत किशोर का जो वोट है और जो उनका पॉलिटिकल, उनका जो तौर तरीका है, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। जी। और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है कि जो वोट हम ले ना सके, उस वोट को हम टुकड़े टुकड़े कर दें। जी। और उसी के प्रयास के तहत भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को आगे किया है। जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस वोट को काटने में नीतीश कुमार का वोट भी कट रहा है। और इसलिए नीतीश कुमार को सतर्क रहने की जरूरत है। अब राष्ट्रीय जनता दल के ताल्लुक से जो आपने सवाल किया, इसका मामला यह है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और ये तीनों पार्टियां इतनी मेहनत कर रही हैं कि इनको विश्वास है कि हमारा प्रदर्शन जो है पिछले साल से ज्यादा अच्छा होगा। और नहीं, लेकिन अगर नीतीश कुमार जातीय समीकरण की जहां तक बात है, मुकेश सहनी का भी एक अच्छा खासा वोट है। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा है। वो तो खैर अभी बीजेपी में है, लेकिन फिर भी उनके उनके जो वोट, उनके उनसे जुड़ा हुआ जो वोटर है, उन्हें अपने साथ में लेने के लिए आरजेडी की तरफ से, या जो महागठबंधन बताया जा रहा है कांग्रेस, सीपीआई और आरजेडी की तरफ से, वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने जितिन राम मांझी को भी साथ में नहीं लिया। जो महादलित वोट कहा जाता है, वो भी अपने साथ लेने के लिए आरजेडी ने या उन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। तो इस वक्त इस चुनाव में ऐसा दिख रहा है क्या? देखिए, हम इस पे एक दूसरा नजरिया रखते हैं। जो अगर आप मुझसे निजी तौर पे पूछेंगे, जी। मेरे जो पत्रकारिता के अनुभव हैं और चुनाव को कवरेज करने का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जी। जिन दो लोगों का आपने नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, मुकेश सहनी। हाँ, आपको हैरत होगी कि मुकेश सहनी की जो बिरादरी है, उनकी उनका जो वोट है 4.2% के आसपास है बिहार में। और ये लगभग इतना ही वोट जो है सो उपेंद्र कुशवाहा की जाति का है। जी। और आश्चर्य, आप पूरा पैटर्न देखेंगे, वोटिंग का पैटर्न, हम्म। मुकेश सहनी वोट को मोबिलाइज करने की हैसियत नहीं रखते। ठीक। वो अपनी जाति के लोगों को, मुकेश सहनी अपनी जाति के लोगों को अपने इशारों पे नहीं नचा सकते हैं। और ना ही उपेंद्र कुशवाहा अपनी जाति के लोगों को इशारों पे नचा सकते हैं। अब आप इससे पूछेंगे कि इसका प्रमाण क्या है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक उपचुनाव में बड़ी मेहनत की थी और उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। जी। उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने कि नेताओं को जनता के हिसाब से चलने की जरूरत है, ये नहीं कि जनता नेता के हिसाब से चले। ये जो दो लोग हैं, इनके जो वोटर हैं, वो बहुत कंफर्टेबल तौर पे इनसे पहले भारतीय जनता पार्टी में वो अपने को कंफर्टेबल मानते हैं। जी। और ये वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं। और मुकेश सहनी भी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वोट पे बहुत ज्यादा असर करने की क्षमता नहीं रखते हैं। जी। लेकिन एमआईएम का यहाँ पर जिक्र करना होगा। पिछले चुनाव में आरजेडी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, 5-6 सीटों पर वो नुकसान हुआ है। तो इस बार महागठबंधन में एमआईएम की शामिल होने की कितनी उम्मीद है, या उस प्रकार की प्रक्रिया वहां पर चल रही है या नहीं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल किसी भी सूरत में एमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेगा। जी। इसके लिए उसे चाहे जितनी कीमत अदा करनी पड़े। हम्म। आपको याद होगा कि 5 सीटें जीती थी एमआईएम ने, जी। और 4 5 सीटों पे हरवाया था। मैंने एक बिल्कुल। तो जीत गए, और चार जी। पांच सीटों पे आरजेडी को यानी नुकसान कुल 9 पहुंचाया था। सीटों का नुकसान हुआ है आरजेडी का जी, नौ पिछले दस चुनाव सीटों में। का नुकसान हुआ है। जी। और आरजेडी सत्ता से दूर सिर्फ 9 10 सीटों से ही रहा है। इन सब के बावजूद आरजेडी अपने इक्विवेलेंट कोई लीडरशिप डेवलप करके अपने लिए चुनौती क्यों मोल लेगा। तो इसलिए आरजेडी का स्पष्ट उसकी मान्यता है कि हम एमआईएम से समर्थन नहीं करेंगे। पिछले दिनों तेजस्वी से जब पूछा गया कि क्या जी। आप उनसे आप सपोर्ट करेंगे, उनको अलायंस में लेंगे,
तो उन्होंने कहा कि क्या इतनी सीटें हैं, छोटी कम सीटें हैं, मैं उनको दे दूंगा। मैं तो महाराष्ट्र में जाकर के, मैं तो हैदराबाद में जाके चुनाव नहीं लड़ता हूँ। तो वो यहाँ आके लड़ते हैं, अपना लड़े, लेकिन हम उनसे कोई, उनको अलायंस में नहीं लेंगे, हम अपनी सीटों की संख्या नहीं घटाएंगे। जी जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू। और उम्मीद है थैंक कि आप जो है हमें, बिहार का चूंकि चुनाव है तो लगातार हमसे बातचीत करते रहेंगे। बिहार की जमीनी राजनीति क्या चल रही है उस पर हम लोग लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम यही रुकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।